हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में बेटा हम बात करेंगे दो सदिशों का योग। मतलब दो सदिशों को हम किस तरीके से जोड़ते हैं, ठीक है ना। तो सदिशों के योग के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले समझ लेते हैं। तो सिंपल, अगर आप मान लो आप मार्केट गए हो बेटा, ठीक है ना। आपको एक ठेली से आपको मान लो एप्पल लेना है, ठीक है ना। तो आपने एप्पल वाले से कहा कि भैया मुझे 2 किलो एप्पल दे दो। फिर आपने 2 किलो एप्पल ले लिया। फिर आपके घर से कॉल आया, तो आपकी मम्मी कहने लगी बेटा एक काम करना, तो 5 किलो एप्पल लेके आना। तो आपने एप्पल वाले से कहा बेटा भैया आप एक काम करो, 3 किलो एप्पल और दे दो। 3 किलो एप्पल और दे दो। अच्छा, तो आप चले, आपने ऐड किया टोटल और दुकानदार से पूछा, मतलब ठेली वाले से पूछा भैया कितना हुआ। तो उसने कहा भैया 5 केजी एप्पल आपने लिया और 5 केजी एप्पल का आपने पेमेंट कर दिया। अच्छा, आपको बड़ी भूख लगी, आपको बड़ी भूख लगी और आप गए एक शॉप पे, ठीक है। और आपका खाने का मन कर रहा था, सॉरी पीने का मन कर रहा था। तो आपने क्या करा, दुकानदार से कहा मैं एक काम करूं, मुझे 250 ml ना लस्सी दे दो। आपने दुकानदार से कहा मैं एक काम करूं, मुझे 250 ml लस्सी दे दो। आपने 250 ml लस्सी पी गए, बट पेट नहीं भरा। आपने कहा यार थोड़ी सी भूख और है। तो आपने कहा भैया एक काम करो भैया, 100 ml ना लस्सी और दे दो मुझे। आपने 100 ml लस्सी और ले लिया, आप पी गए। पर आपको लग रहा है यार थोड़ी थोड़ी भूख और है, थोड़ी थोड़ी भूख और है। तो लस्सी वाले से कहा भैया एक काम करो मुझे ना और जो है 200 ml लस्सी दे दो। आपने 200 ml लस्सी और पी गए, ठीक। फिर आपने दुकानदार से पूछा भैया अब तो मेरा पेट भर गया बहुत बहुत अच्छे तरीके से, तो आप मुझे बताओ मैंने कितना लस्सी पिया। तो दुकानदार ने हिसाब किया और हिसाब करके बोला कि आप 550 ml लस्सी पी गए। और फिर आपने 550 ml लस्सी का आपने पेमेंट कर दिया। तो देखो यहाँ पे जो हम एडिशंस कर रहे हैं ना, ये मैं सिंपल एक उदाहरण के थ्रू मैं आपको बता रहा था। ये जो एडिशन है इसको हम बोलते हैं, ये जो योग हमने करा है इसको बोलते हैं बीजीय योग। बीजीय योग बोलते हैं। तो बीजीय योग में 2 और 3 का योग हमेशा 5 ही होता है। जो बीजगणित योग जो हम डेली लाइफ में कैलकुलेशंस करते हैं उसको हम बीजगणितीय योग या बीजगणितीय गुणनफल हम इस तरीके से वर्ड यूज करते हैं। तो ये जो एडिशन है बेटा, इसमें 2 और 3 का योग हमेशा कितना होगा बेटा, 5 ही होगा। 2 और 3 का योग जो है वो हमेशा 5 होगा। या 250 ml, 100 ml और 200 ml का जो योग है वो हमेशा 550 ml ही होगा। बट वेक्टर में ऐसा नहीं होता। वेक्टर में ऐसा नहीं होता है। वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में देखो 2 और 3 का जो योग है बेटा ये 5 भी हो सकता है। 2 और 3 का जो योग है बेटा ये आपका 4 भी हो सकता है। 2 और 3 का योग आपका 1 भी हो सकता है। 2 और 3 का योग आपका -1 भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये -1 से लेके इसका वैल्यू 5 तक वैरी कर सकता है। 2 और 3 का योग जो है बेटा ये आपका जो है, 2 और 3 का योग जो है बेटा आपका 1.5 भी हो सकता है, हो सकता है। जो वेक्टर एडिशन है, वेक्टर एडिशन में सदिशों के योग में कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होता है। सदिशों का जो योग है बेटा वो डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है कि दो वेक्टर्स के बीच एंगल कितना डिग्री है। मान लो एक ब्लॉक है, थोड़ा सा मैं अभी भूमिका क्रिएट कर रहा हूं बेटा, ठीक है। मान लो एक ब्लॉक है, आपने इस डायरेक्शन में लगाया इस पे 3 न्यूटन का बल, फिर आपने इस डायरेक्शन में इसमें लगा दिया 4 न्यूटन का बल। क्या लगा दिया, 4 न्यूटन का बल लगा, ठीक। ये आपका 3 न्यूटन का बल है, ये आपका 4 न्यूटन का बल, ठीक है। तो अगर 3 और 4 का योग आप करोगे बेटा यहां पे तो कितना मिलेगा आपका, 7 न्यूटन मिलेगा। अच्छा भाई देखो ए ब्लॉक सेम ब्लॉक है, सेम ब्लॉक है। आपने 3 न्यूटन का बल इस दिशा में लगाया,
और 3 न्यूटन का बल, सॉरी 4 न्यूटन का बल आपने इस दिशा में लगाया, तो इस पे नेट फोर्स कितना लगेगा? इस पे नेट फोर्स हो जाएगा 1 न्यूटन का इस दिशा। तो यहां पे 3 और 4 का योग कितना आया बेटा? 1 आया। यहां पे 3 और 4 का योग कितना आया? 7 आया। अच्छा देखो, अगर दो बल इस तरीके से एक्ट कर रहे हैं, एक 3 न्यूटन का बल इस दिशा में, एक 4 न्यूटन का बल इस दिशा में, 3 न्यूटन इस दिशा में, 4 न्यूटन इस दिशा में, तो ब्लॉक इस डायरेक्शन में गति करेगा और यहाँ पे बल लगेगा कितना? 5 न्यूटन का। मतलब यहाँ पे 3 और 4 का जो योग है वो किसके बराबर होगा? 5 के बराबर। तो 3 और 4 को जोड़ोगे तो 5 भी हो सकता है, 3 और 4 को जोड़ोगे तो वो 7 भी हो सकता है, 3 और 4 को जोड़ोगे तो वो 1 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? आई बात समझ में? ठीक। तो वेक्टर एडिशन में दो वेक्टर्स का सम कुछ भी हो सकता है। उसका जो सम है वो डिपेंड करता है किस पे? एंगल्स, कि दो वेक्टर्स के बीच कितने डिग्री का एंगल है, तो उस एंगल पे डिपेंड करता। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। अब उस सदिशों का जो योग है, इसको दो तरीके से हम करते हैं बेटा, दो तरीके से सदिशों का योग होता है। तो सदिश का योग, इसके दो मेथड है, सदिशों के योग के दो मेथड है। तो एक मेथड आपका है, एक मेथड है आपका ज्यामितीय विधि, एक हमारा ज्यामितीय विधि, एक हमारा ज्यामितीय विधि, और दूसरा है हमारा, ठीक है ना, एनालिटिकल मेथड। दूसरा है एनालिटिकल, दैट इज गणितीय विधि। क्या बेटा? दूसरा है हमारा गणितीय विधि, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मेथड में आपका क्या होता है? गणितीय विधि में आपके पास एक फॉर्मूलाज होते हैं, उसी फॉर्मूले का यूज करके आप डायरेक्टली दो वेक्टर्स का एडिशन सब निकालते हैं। ठीक। ज्यामितीय विधि में, ज्यामितीय विधि में आपको क्या है? ज्यामिति मतलब ज्योमेट्री यूज करना होता है, आपको स्केल यूज करना है, आपको एंगल ड्रॉ करना है, आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है, आपको जो है एक रेक्टेंगल ड्रॉ करना है। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना पड़ेगा। देखो, अब ज्यामितीय विधि जो है आपका, इसके अंदर भी आपके 3 मेथड है। ज्यामितीय विधि में भी आपके कितने मेथड्स है बेटा? 3 मेथड्स है। देखो, पहला मेथड है त्रिभुज का नियम, पहला त्रिभुज का नियम। दूसरा आपका है समांतर चतुर्भुज का नियम, समांतर चतुर्भुज का नियम। और तीसरा है हमारा बहुभुज का नियम। क्या है? बहुभुज विधि या बहुभुज का नियम, बहुभुज का नियम। ठीक। तो ज्यामितीय विधि के अंदर हमारे पास क्या है? 3 मेथड है बेटा, 3 नियम है, एक त्रिभुज का नियम, एक समांतर चतुर्भुज का नियम, और नेक्स्ट आपका बहुभुज का नियम। ठीक। और गणितीय विधि में हमारे पास एक फॉर्मूला होता है रिजल्टेंट वेक्टर आर का, प्रूफ भी करेंगे इसको, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। ये ए और बी दो वेक्टर है और आर इसका रिजल्टेंट वेक्टर। तो गणितीय विधि में आर मैग्नीट्यूड निकालने का जो फॉर्मूला होता है बेटा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा होता है। तो आज के इस वीडियो में बेटा हम केवल बात करेंगे ज्यामितीय विधि की। किसकी बात करेंगे? ज्यामितीय विधि, जिसमें त्रिभुज का नियम या त्रिभुज विधि, समांतर चतुर्भुज का विधि और बहुभुज विधि के बारे में आज के सेशंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं त्रिभुज का नियम। पहला आप हेडिंग डालेंगे त्रिभुज का नियम, त्रिभुज का नियम। ठीक है, पहला आता है त्रिभुज का नियम। देखो, त्रिभुज का नियम क्या है बेटा? त्रिभुज का नियम, देखो अगर हम दो त्रिभुजों, जैसे एक हमारे पास त्रिभुज है, तो त्रिभुज की कोई भी दो भुजा, कोई भी दो भुजा किसी दो सदिशों को निरूपित करे। जैसे हमने एक ट्रायंगल बनाया, देखो हमने इस तरीके से एक ट्रायंगल बनाया, तो ये ट्रायंगल का ये जो फर्स्ट साइड है, मान लो ये वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करता है, और ये जो साइड है बेटा,
ये ट्रायंगल बी को रिप्रेजेंट, मतलब ये जो साइड है ये वेक्टर बी को रिप्रेजेंट करता है, तो इसका जो थर्ड साइड होगा, इसका जो थर्ड साइड है बेटा, ये थर्ड साइड इसके रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। तो अगर इसमें त्रिभुज की जो भुजाएं हैं, अगर दो भुजा किसी दो संगत सदिशों को निरूपित करे, तो जो इसकी क्लोजिंग साइड होगा, थर्ड साइड होगा, तो थर्ड साइड जो है वेक्टर्स ए और वेक्टर बी के रिजल्टेंट वेक्टर को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो यदि ऐसे लिख सकते हैं इसका, ठीक है, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाएं किन्हीं दो सदिश को समान क्रम में प्रदर्शित करे, तो त्रिभुज की तीसरी भुजा जो कि किस में होंगे, अपोजिट ऑर्डर में होंगे, जो कि विपरीत क्रम में होंगे, तीसरी भुजा जो कि विपरीत क्रम में हो सदिश ए तथा सदिश बी के परिणामी सदिश को निरूपित करता है। तो देखो, सबसे पहले यहां पे एक चीज आपको समझने की जरूरत है बेटा, कि वेक्टर्स ए एंड वेक्टर बी को सेम ऑर्डर में लिखेंगे। सेम ऑर्डर में लिखने का मतलब है, सेम ऑर्डर में लेने का मतलब क्या है, अगर हम ट्रायंगल को बिना पेन उठाए हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, अगर हम बिना पेन उठाए ड्रॉ करते हैं, ऐसे गए फिर वापस ऐसे आ गए, तो ये तो हो गया सेम ऑर्डर, समान क्रम। सेम ऑर्डर का मतलब समान क्रम, हमने बिना पेन उठाए हमने ड्रॉ किया। बट देखो, ट्रायंगल को अगर मैं इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ये दो भुजा हमने इस तरीके से बिना पेन उठाए हमने ड्रॉ किया, तो ये तो हो गया समान क्रम में। बट जो थर्ड साइड लेंगे बेटा यहां पे, तो थर्ड साइड इसके अपोजिट क्रम में होंगे। जो भी क्लोजिंग साइड होगा, इसको हम क्लोजिंग साइड भी बोलते हैं, तो जो थर्ड साइड होगा बेटा, ये थर्ड साइड आपका अपोजिट ऑर्डर में लिया जाएगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर का जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर ए के टेल के साथ कनेक्ट होगा, और रिजल्टेंट वेक्टर आर का जो हेड है वो दूसरे वेक्टर बी के हेड के साथ क्या होगा, कनेक्ट होगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि वेक्टर बी और वेक्टर ए को अगर हम सेम ऑर्डर में लेते हैं, तो जो त्रिभुज की जो थर्ड साइड होगा, जो अपोजिट ऑर्डर में हम जिसको ड्रॉ करेंगे, तो वो अपोजिट साइड जो है वो वेक्टर्स ए और वेक्टर्स बी के रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, आई थिंक इज इट क्लियर, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रिजल्टेंट वेक्टर होगा। तो यहां पे परिणामी सदिश आर बराबर क्या हो जाएगा, तो यहां पे लिखेंगे परिणामी सदिश, देखो परिणामी सदिश वेक्टर आर इज इक्वल टू हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर, तो परिणामी सदिश आर बराबर हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, चलो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। चलो अब यहां पे जो वेक्टर ए आर है, वेक्टर आर का जो लंबाई है, इसकी जो लंबाई है, इसकी लंबाई जो है वो उसके परिमाण को रिप्रेजेंट करेगा, और यहां पे वेक्टर आर की जो दिशा है वो परिणामी सदिश की दिशा को रिप्रेजेंट करेगा। ये चीज भी ध्यान रखना कि जो वेक्टर आर है, वेक्टर आर की जो लंबाई है, जो थर्ड भुजा की जो लंबाई है बेटा, वो ए और बी के योग को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, और इसकी जो दिशा है, मतलब जिस दिशा में आपने इस वेक्टर को ड्रॉ किया है, इसकी दिशा जो है वो रिजल्टेंट वेक्टर के दिशा को ये रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हमारा है त्रिभुज का नियम। चलते हैं नेक्स्ट, समांतर चतुर्भुज का नियम। ठीक ना, नेक्स्ट है हमारा
समांतर चतुर्भुज का नियम। चतुर्भुज का नियम, देखो समांतर चतुर्भुज का नियम क्या कहता है, तो समांतर चतुर्भुज का नियम कहता है कि सिंपली मान लो कोई दो सदिश समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं द्वारा निरूपित है। ठीक, तो उस के जो ओरिजिन पॉइंट होगा, दोनों वेक्टर्स के ओरिजिन पॉइंट से जो विकर्ण निकलेगा, जो विकर्ण जो है वो वेक्टर ए और वेक्टर बी के रिजल्टर को रिप्रेजेंट करेगा। रिजल्टर मतलब परिणामी सदिश को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है ना। देखो तो सिंपल, लेट्स से ये हमारे पास दो वेक्टर हैं, ये है वेक्टर ए और मान लो ये है हमारा वेक्टर बी, ये हमारा है वेक्टर बी। तो ये संलग्न दो भुजाएं हैं, ये दोनों भुजा आपस में क्या, ये संलग्न भुजा हम इसको बोलेंगे, और इन दोनों का टेल आपस में यहां पे मीट कर रहा है। इसका टेल यहां पे मीट कर रहा है, टेल का मतलब इसका पुंज। ठीक है, चलो अब देखो यहां पे सिंपल, अब इन दोनों के ओरिजिन से जो विकर्ण जाएगा बेटा, यहां से जो विकर्ण निकलेगा, ठीक, ये जो विकर्ण है, ये विकर्ण इन दोनों के रिजल्टेंट को क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा। थोड़ा सा और ट्रेंड होगा ये डायग्राम, थोड़ा सा और सही से, अरे यार ये भी हो गया। सबसे पहले इन दोनों भुजाओं को बना लेते हैं, फिर देन रिजल्टेंट ड्रॉ। ठीक है, तो ये जो विकर्ण है बेटा, ये विकर्ण जो है आपका रिप्रेजेंट करेगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को। ठीक है, तो समांतर चतुर्भुज नियम के अनुसार ठीक है, देखो इसके अनुसार, इसके अनुसार दो वेक्टर, दो सदिश, दो सदिशों वेक्टर ए तथा वेक्टर बी का योग, सदिश आर, वेक्टर आर उस समांतर चतुर्भुज के, उस समांतर चतुर्भुज के, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित होता है, विकर्ण से प्रदर्शित होता है। ठीक है, उस समांतर चतुर्भुज के विकर्ण से प्रदर्शित होता है जिनकी दो संलग्न भुजाएं, जिनकी दो संलग्न संलग्न भुजाएं वेक्टर्स, वेक्टरों ए तथा वेक्टर बी को व्यक्त करती, व्यक्त करती। ठीक है, तो यहां पे ये जो वेक्टर ए और वेक्टर बी जो है, ये समांतर चतुर्भुज के किन्हीं दो संलग्न भुजाओं द्वारा ये प्रदर्शित है। तो इस केस में इसके ओरिजिन से देखो, एक विकर्ण आप यहां से भी ड्रॉ कर सकते हो, आप इस बिंदु से भी ड्रॉ कर सकते हो, तो इस विकर्ण को नहीं लेना है, इस वाले विकर्ण को आप नहीं लोगे। ये जो हम यहां पे ड्रॉ कर सकते हैं, इस वाले विकर्ण को आपको कंसीडर नहीं करना है। किस विकर्ण को कंसीडर करना है, जो इन दोनों के ओरिजिन से निकल के जा रहा है, ये इसका ओरिजिन है ना, इस ओरिजिन से जो विकर्ण निकल के जाएगा, इन दोनों के प्रारंभिक बिंदु से जो विकर्ण निकल के जाएगा, इसी विकर्ण आर को हम रिजल्टेंट वेक्टर्स लेंगे। तो यहां पे परिणामी सदिश आर बराबर हो जाएगा बेटा, परिणामी सदिश, परिणामी सदिश, देखो वेक्टर आर इज इक्वल टू आपका जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर, जो परिणामी सदिश है, परिणामी सदिश हो जाएगा वेक्टर आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं सिंपली समांतर चतुर्भुज का नियम। क्या बोला जाता है, समांतर चतुर्भुज का नियम।
क्लियर है? देखो अब इस समांतर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज का नियम भी शामिल है। आप इसके अंदर त्रिभुज का नियम भी दे सकते हो। अगर इस वेक्टर बी को आप पैरेलली आप यहां पे शिफ्ट कर देते हैं, क्या करते हैं, यहां पे अगर आप शिफ्ट करते हैं किसको, वेक्टर बी को, तो देखो ये क्या बन जाएगा, एक त्रिभुज बन जाएगा। तो इस समांतर चतुर्भुज के अंदर ये हमारा क्या एक त्रिभुज है, तो समांतर चतुर्भुज के अंदर त्रिभुज का नियम भी उपस्थित है। तो आप समांतर चतुर्भुज का नियम लगाओ या त्रिभुज का नियम लगाओ, दोनों से आपका आंसर क्या आएगा बेटा, सेम आएगा। तो इसके लिए करना कुछ नहीं है, आपको जितना भी वेक्टर्स, जितने भी मैग्नीट्यूड का आपको वेक्टर्स दे रखा है, तो उसका आपको एक स्केल बना लेना है। फॉर एग्जांपल के लिए मान लो 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट के इक्वल है, या 1 सेंटीमीटर 5 यूनिट के इक्वल है, जो भी आपका मैग्नीट्यूड दे रखा हुआ उसके अकॉर्डिंग हम चूज कर लेंगे कि 1 सेंटीमीटर 5 मैग्नीट्यूड के इक्वल है, या 1 सेंटीमीटर 2 मैग्नीट्यूड के इक्वल है, या 1 सेंटीमीटर आपका 10 मैग्नीट्यूड के इक्वल है, या 10 यूनिट के इक्वल है। इस तरीके से आपको स्केल बना लेना है, और जो भी एंगल दे रखा हो वेक्टर ए और वेक्टर बी, तो उस उतने सेंटीमीटर का आपको वेक्टर ए बनाना है, उतने सेंटीमीटर का वेक्टर बी बनाना है, और उसके बीच जो एंगल दे रखा हो उतने एंगल पे आपको दोनों वेक्टर्स को क्या करना है, ड्रॉ करना है। उसके बीच में से आप क्या करोगे, एक विकर्ण निकाल लोगे, और उस विकर्ण को लेते हुए आप क्या बनाओगे, एक समांतर चतुर्भुज निकालोगे, समांतर चतुर्भुज बना दोगे। एंड देन इस विकर्ण की जो लंबाई होगी, इस विकर्ण की लंबाई को आप मेजर कर लेना स्केल से। आप जितनी भी सेंटीमीटर का आएगा उसको आप यूनिट में कन्वर्ट कर लो। जैसे 2 सेंटीमीटर का आ रहा है, आपने 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट का लिया, तो मैग्नीट्यूड आपका 4 हो जाएगा। अगर 5 सेंटीमीटर का आ रहा है तो मैग्नीट्यूड आपका 10 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ज्योमेट्रिकल मेथड से भी आप वेक्टर्स को आपस में इजीली ऐड कर सकते हो। आई थिंक जो मैं बोल रहा हूँ कुछ कुछ आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो इसमें कभी मैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस या प्रैक्टिकल बेस्ड प्रॉब्लम्स लेके आऊंगा इसमें, जिसमें मैं आपको ज्योमेट्रिकल मेथड से वेक्टर्स को ऐड करना सिखाऊंगा। ठीक है, देखो नेक्स्ट हम बात करते हैं बहुभुज का नियम। बहुभुज का नियम, बहुभुज का नियम, देखो बहुभुज का नियम क्या, बहुभुज का नियम, बहुभुज के नियम में लेट्स से कि हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, हमारे पास बेटा बहुत सारे वेक्टर्स हैं, मल्टीपल्स वेक्टर्स, और उन सभी मल्टीपल्स वेक्टर्स को आपस में क्या करना है, ऐड करना है। तो उन मल्टीपल्स वेक्टर्स को आपस में ऐड करने के लिए आप बहुभुज का नियम यूज करते हैं। तो त्रिभुज का नियम और समांतर चतुर्भुज का नियम, इसमें केवल हम क्या करते हैं बेटा, इसमें अगर हमारे पास 2 वेक्टर्स है, वेक्टर ए और वेक्टर्स बी, तो 2 वेक्टर्स के एडिशन के लिए हम चतुर्भुज का नियम, सॉरी समांतर चतुर्भुज का नियम या आप त्रिभुज का नियम यूज कर सकते हैं। बट आपके पास 2 से ज्यादा वेक्टर्स आ गए और उन सभी वेक्टर्स को आपस में ऐड करना है, तो उसको किस तरीके से ऐड करोगे। तो बहुभुज के नियम के अनुसार हमें सभी वेक्टर्स को क्या करना है, सेम ऑर्डर्स में लेना है, और लास्ट जो अंतिम भुजा बचेगी जिसके थ्रू हम बहुभुज को क्या करेंगे, क्लोज करेंगे, तो जो अंतिम भुजा है वो सभी वेक्टर्स के एडिशंस को रिप्रेजेंट करेगा। लेट्स से यहां पे हमारे पास बहुत सारे वेक्टर्स हैं, मान लो एक वेक्टर्स ए है, एक वेक्टर्स ए है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर बी है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर सी है इस डायरेक्शन में, एक वेक्टर्स डी है इस डायरेक्शन में, ये आपका वेक्टर डी है। तो ये हमारे पास 4 वेक्टर है। तो इन चारों वेक्टर्स को आपको क्या करना, बहुभुज के नियम की सहायता से जोड़ना है, इसका रिजल्टेंट निकालना, वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, इसको आपको बहुभुज के नियम से क्या करना बेटा, ऐड करना है। तो बहुभुज के नियम से अगर इसको ऐड करते हैं तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आप ड्रॉ करेंगे वेक्टर ए को। देखो वेक्टर ए आपका इस डायरेक्शन में है, तो वेक्टर ए आपने ड्रॉ कर लिया, ये आपका वेक्टर ए बन गया। इसके साथ वेक्टर बी आपका इस डायरेक्शन में है, तो आपने यहां पे वेक्टर बी को ड्रॉ कर लिया, तो ये आपका वेक्टर बी बन गया। ठीक है, इसके बाद वेक्टर सी आपका इस डायरेक्शन में है, तो आपने क्या करा, वेक्टर सी को ड्रॉ कर लिया इस डायरेक्शन में, ये आपका वेक्टर सी। आपका वेक्टर डी है इस डायरेक्शन में बेटा, इस डायरेक्शन में अपने वेक्टर डी को रिप्रेजेंट कर लेना। तो अब यहाँ पे जो क्लोजिंग साइड होगा, ये जो क्लोजिंग साइड है, ये क्लोजिंग साइड आपका रिप्रेजेंट होगा रिजल्टेंट वेक्टर। ये जो क्लोजिंग साइड आर है, ये जो आर है, देखो इन सभी वेक्टर्स को हमने सेम ऑर्डर में लिया, सबका ऑर्डर सेम होने का मतलब है कि फर्स्ट वेक्टर का हेड और दूसरे वेक्टर का टेल जो है वो आपस में कनेक्ट, फिर दूसरे का हेड, तीसरे का टेल, फिर तीसरे का हेड, चौथे का टेल आपस में कनेक्टेड, और रिजल्टेंट जो वेक्टर होगा उसका जो टेल है वो फर्स्ट वेक्टर के टेल से और उसका हेड जो है वो लास्ट वेक्टर्स के हेड से कनेक्टेड होना चाहिए।
तो इसको हम बोलते हैं सेम ऑर्डर। तो यहाँ पे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी और वेक्टर डी को हमने क्या लिया, सेम ऑर्डर में लिया है, और वेक्टर आर को बेटा हमने अपोजिट ऑर्डर में लिया। तो यहाँ पे वेक्टर आर जो है, वेक्टर आर जो है वो आपका जो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी। हाउ, देखो वेक्टर ए और वेक्टर बी का एडिशन ये वेक्टर सी के साथ ऐड कर देंगे, फिर वेक्टर डी के साथ उसको ऐड कर देंगे। ठीक हो गया। तो इस तरीके से हम बहुभुज नियम की सहायता से बहुत सारे वेक्टर्स को आपस में क्या कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे वेक्टर्स को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो इसी को हम बोलते हैं बहुभुज का नियम। ठीक हो गया, इज इट क्लियर? चलो कल के सेशंस में बेटा हम एनालिटिकल मेथड डिस्कस करेंगे, जिसमें डेरिवेशंस हैं, ठीक है, और फॉर्मूलास हम ड्राइव करेंगे, और कुछ स्पेशल केसेस भी हम कल के सेशंस के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।